और अब कसम संविधान की। जी न्यूज पर यह वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का। मैं हूं दीपक चौरसिया। 2024 के लिए कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल कुनबा जोड़ने में लगे हैं, लेकिन बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी किस करवट बैठेंगी ये अब तक साफ नहीं है। इस बीच बंगाल में हिंसा को लेकर ममता बनर्जी ने बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट पर बड़ा हमला बोला है। सीएम ममता बनर्जी ने हिंसा के जिम्मेदारों को दोष देते देते भगवानों का नाम भी ले लिया। साथ ही कांग्रेस और लेफ्ट को खुली आम चेतावनी भी दी। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी अपने तीखे तेवर दिखाए हैं। उन्होंने कहा है कि बेंगलुरु की बैठक से पहले अगर कांग्रेस अध्यादेश पर अपना स्टैंड साथ नहीं करती तो वो बेंगलुरु की बैठक में नहीं जाएंगे। वहीं ममता बनर्जी ने राम, श्याम और वाम का नारा देकर कि ये ही हिंसा के लिए जिम्मेदार है, एक बड़ा घमासान छेड़ दिया है। बिहार की राजधानी पटना में मोदी सरकार के खिलाफ एकजुट होने का बिगुल फूंक चुके विपक्षी दल अब दूसरे दौर की बैठक के लिए बेंगलुरु में जुटेंगे। बताया जा रहा है कि विपक्ष की इस मीटिंग का एजेंडा 2024 के महामुकाबले के लिए रणनीति पर धार देना है। साथ ही चुनावी मुद्दों को लेकर भी मंथन की उम्मीद है। हम लोग कौन से पॉलिसीज, कौन से प्रोग्राम्स और क्या सोच लेके आगे बढ़ेंगे, तो इसके ऊपर क्लैरिटी होना चाहिए। तो इसी पे जो है मुझे लगता है कि वहाँ पे मंथन होगा। पहले सीट वाला जो मामला मुझे लगता है सब में लास्ट आएगा। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने इस बैठक के लिए 24 पार्टियों को न्योता भेजा है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने उसका न्योता ठुकरा दिया है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो विपक्ष की किसी भी बैठक में तब तक नहीं शामिल होगी जब तक कांग्रेस अध्यादेश पर अपना रुख साफ नहीं करेगी। विपक्षी एकजुटता पर आम आदमी पार्टी के तीखे तेवर से ग्रहण लगता नजर आ रहा है। वहीं कांग्रेस पहले ही कह चुकी है कि वो ऐसे किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी जिसमें केसीआर की पार्टी बीआरएस और जगनमोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस शामिल होगी। वहीं ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को लेकर भी कंफ्यूजन जारी है। इस बीच टीएमसी नेता और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल हिंसा के लिए बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट को बिना नाम लिए जिम्मेदार ठहराया। ममता बनर्जी ने कहा कि राम, श्याम और वाम ने मिलकर हिंसा फैलाई। ममता बनर्जी ने ये भी कहा कि कांग्रेस और सीपीएम के बारे में ज्यादा नहीं बोलना है। हम राष्ट्रीय स्तर पर मोर्चे के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और सीपीएम के नेताओं को बोलने से पहले सोचना चाहिए। उम्मीद न करें कि गालियां मिलेंगी और मैं पूजा करूंगी। यानी ममता सीधे सीधे बीजेपी के साथ कांग्रेस और लेफ्ट को भी धमका रही हैं। देशेर नेता बड़ो हिरो आसले किन्तु तिनी जिरो ना होले राम, बाम, श्याम और কি আর বলবো अत्याचारेर धाम। इधर पीडीए गठबंधन की खिचड़ी में पेच फंस रहे हैं। वहीं बीजेपी बंगाल में खूनी खेल पर विपक्ष को घेरने में जुटी है। जो विपक्ष का कुनबा बन रहा था पटना में शुरू हुआ है, अब बेंगलुरु में जुटने वाला है। वो खामोश क्यों है? What has happened to them? हालांकि बीजेपी से उलट आरजेडी का दावा है कि 2024 के चुनाव में पीडीए एनडीए का सुपड़ा साफ कर देगा। 24-25 में इनका सुपड़ा साफ होना तय है। आज ये विधानसभा में आज हम भविष्यवाणी कर देते हैं कि नरेंद्र मोदी का जो कुर्सी है वो महागठबंधन का कुर्सी हो जाएगा। एक तरफ कांग्रेस विपक्षी दलों को एकजुट करने में लगी है, दूसरी तरफ राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने के खिलाफ कांग्रेस ने आज देश भर में मौन सत्याग्रह कर अपनी ताकत को परखने की कोशिश की। इधर विपक्षी मोर्चाबंदी से अलग एनडीए और बीजेपी भी अपना वजन तोलने में लगे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज दिल्ली में बीजेपी सांसदों के साथ बैठक की। वहीं एनडीए ने भी 18 जुलाई को दिल्ली में बैठक बुलाई है, जिसमें कई नई पार्टियों को जगह मिल सकती है। ये तो तय है कि 2024 की लड़ाई में एनडीए बनाम पीडीए होने जा रही है, लेकिन पीडीए में कांग्रेस की हैसियत कितनी होगी इसका अंदाजा अभी कांग्रेस को भी नहीं है। तो इसी पर बात करेंगे, पीडीए वर्सेस एनडीए। एनडीए कितना बड़ा, पीडीए कितना बड़ा बनेगा, इन तमाम चीजों पर बात होगी और परिस्थिति साफ होगी 18 तारीख को, जब एनडीए की एक्सटेंडेड फैमिली की बैठक होगी और विपक्ष की एकता पर बेंगलुरु में बैठक होगी। क्या नए समीकरण होंगे? क्या ममता मानेंगी? क्योंकि आज उन्होंने बड़ा हमला किया है। उन्होंने कांग्रेस और वाम दलों को कहा है कि अगर मुझे गालियां मिली तो मैं आपकी पूजा करूंगी, ये मुझसे उम्मीद मत करिए। उन्होंने हिंसा के लिए राम, श्याम और वाम को जिम्मेदार ठहराया।
राम यानी बीजेपी, श्याम मतलब कांग्रेस और वाम मतलब वामपंथी दल। क्या मतलब है इसका, इसी पर बात करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह मेरे साथ जुड़े हुए हैं, रोहन गुप्ता जी कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं, स्वयं पुरोहित जी स्पोक्स पर्सन टीएमसी के मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ए.के. वाजपेयी साहब स्पोक्स पर्सन जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। स्वयं जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, राम, श्याम और वाम कौन है भाई ये तीन? कांग्रेस, बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट। बीजेपी यानी राम, आपने भगवान राम का नाम लगा दिया। कांग्रेस यानी श्याम, राम और श्याम की जोड़ी, आपने कांग्रेस का नाम लगा दिया। और तीसरा वाम, लेफ्ट, आपके पुराने दुश्मन। लेकिन पटना में तो आप एक साथ बैठे थे। दीपक जी देखिए, पश्चिम बंगाल के अंदर में जो यहाँ की जो क्षेत्रीय राजनीति है, यहाँ के अंदर में जो अभी पंचायत चुनाव हुआ है, इस चुनाव के अंदर में आपको देखना पड़ेगा कि राम, देखिए राम के नाम पर वोट पड़ने मांगने वाली, राम के नाम को बदनाम करने वाली भारतीय जनता पार्टी, दूसरी तरफ वामपंथियों के जिसके अत्याचार से पश्चिम बंगाल की 3 दशकों तक जिसके अत्याचार पश्चिम बंगाल में चले, 55,408 के करीबन, उससे ये गौर सरकारी डाटा है, कांग्रेस के और तृणमूल कांग्रेस के, मतलब राजनीतिक हत्याएं हुई। मतलब ये इसको मतलब समझ लीजिए ये कम नहीं है। नहीं, राम और वाम तो समझ गया, ये श्याम कौन है स्वयं भाई? देखिए श्याम तो आपको समझना होगा कि देश के अंदर में जो, मैं बता रहा हूँ, मैं ना समझ आदमी हूँ, आप समझाइए ना। राम, श्याम और वाम ये तीन कौन है? मैं बता रहा हूँ, देखिए देश के अंदर में, देखिए पश्चिम बंगाल में जो अधीर रंजन चौधरी है, वो अपने आप को समझ रहे हैं कि मैं सर्विस रहा हूँ। देखिए वो पश्चिम बंगाल के जो अभी अधीर रंजन चौधरी हैं, जिसको कांग्रेस ने अपना अध्यक्ष बना रखा है पश्चिम बंगाल का, उनकी बात कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि शायद मल्लिकार्जुन खड़गे का वही बयान होगा जो उनका है। आने वाले समय में उनका परिवर्तन होना तय है, क्योंकि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो करके उन्होंने कभी भी यहाँ के जो पश्चिम बंगाल के जो बकाया पैसे हैं उनकी मांग नहीं की, कभी भी संसद में, कभी भी बंगाल के हितों की बात नहीं की। वो सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी को गाली देते हैं। ममता बनर्जी सुबह शाम, भारतीय जनता पार्टी के शुभेंदु अधिकारी, ये अधीर रंजन चौधरी, ये तीनों मिलकर के गलवैया कर करके कि भाई सुबह उठना है और रात को सोना है, तब तक ममता बनर्जी को इन्होंने स्लोगन दिया था, नो वोट फॉर ममता, तीनों ने मिलकर दिया था। जनता ने जवाब दे दिया, 5,67,00,000 ग्राम जनता ने जवाब दिया है। पश्चिम बंगाल में ग्राम में रहने वाली जनताओं ने, महिलाओं ने, जो ममता बनर्जी के कामों से, ममता बनर्जी के प्रकल्पों से, आज भी ममता, उनको पता है कि बंगाल के अंदर में ममता बनर्जी एक कुशल नेतृत्व दे रही है। ठीक है, आपने अपनी बात कह दी स्वयं जी। उसके बाद में देखिए पश्चिम बंगाल में जो जिस तरह का इन्होंने रक्त रंजित इतिहास करने की कोशिश की, उसमें मीडिया का भी मैं कुछ एक हिस्सा बताऊंगा कि मीडिया भी सुबह से शाम तक कि भाई एक जगह तो बंगाल की जनता ने जवाब दिया है, नाउ वोट फॉर ममता, और वो दिया है जवाब। ठीक है, अब मैं जरा आपके मित्र से पूछ लूं, श्याम से पूछ लूं एक सवाल। श्याम मतलब रोहन गुप्ता, श्याम समझ गए ना, राम, श्याम और वाम। तो श्याम जी मतलब रोहन गुप्ता जी, बताइए, आप है हिंसा के लिए जिम्मेदार पश्चिम बंगाल में, और जब तक अधीर रंजन चौधरी को विपक्ष के नेता पद से हटाएंगे नहीं, तब तक मुझे नहीं लगता स्वयं पुरोहित जी आपकी दाल गलने देंगे बेंगलुरु में। देखिए दीपक जी, जब विपक्षी एकता की आप बात करते हैं, मैंने पहले भी आपकी डिबेट में ये चीज कही है, 2 तरीके के इश्यू होते हैं। एक होता है स्टेट इश्यूज और एक होता है सेंट्रल इश्यूज, जिसको कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कहा जाता है। जितने भी राज्य हैं उसमें कांग्रेस पार्टी हर राज्य में मौजूद है, और उस राज्य के अपने इश्यू होते हैं, उस राज्य के अपने मुद्दे होते हैं, जिसपे कांग्रेस पार्टी का जो हक है, जो लोकल लीडर है, उसके ऊपर वो कमेंट करते हैं। और एक होता है जब हम सीएमपी की बात करें, सीएमपी का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का दीपक जी मतलब ये होता है कि हम सारे मुद्दों पे एग्री नहीं कर रहे हैं। अगर 20 मुद्दे हैं तो 20 मुद्दे से 5 मुद्दे पे हम लोग साथ में आ रहे हैं, और वो बड़े मुद्दे हैं, वो लार्जर इश्यूज है, देश के मुद्दे हैं। तो हमको एक चीज समझनी पड़ेगी कि हम राष्ट्रीय स्तर पे विपक्षी एकता की बात करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि राज्य स्तर पे अगर कुछ गलत हो रहा हो तो हमको उसके खिलाफ बोलने का अधिकार नहीं है। हमारे नेता वहां पे जिसका तो कह रहे हैं आपको बोलने का अधिकार नहीं है। अगर कांग्रेस को और सीपीएम के नेता मुझे गालियां देंगे तो मैं पूजा नहीं करूंगी उनको, ये कह रही है ममता बनर्जी। और उन्हें कहा है बेंगलुरु से पहले सुधर जाए कांग्रेस के नेता, उनका स्टेटमेंट है, आप चाहे तो सुना देता हूं मैं। मैंने आपको यही कहा, ममता जी ने जो कहा वो उनका अधिकार है, हमारे नेताओं को जो लगा उनको कहना उनका अधिकार है, दोनों को अपना अधिकार है। मैं नहीं मानता हूं कि इसके अंदर मेरा कोई विवेक है कि मैं उनको रोकूं या हमारे नेताओं को, मैं यही कहना चाह रहा हूं। मतलब क्या आप मान रहे हैं, क्या आप प्रत्यक्ष तौर पर स्वीकार रहे हैं कि ममता ने जो आप पर राम, श्याम और वाम पर जो हिंसा के आरोप लगाए हैं उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हैं एक तरीके से? बिल्कुल नहीं। देखिए उन्होंने श्याम किसको कहा, ममता जी से पहले पूछिए तो सही। तो रहे हैं वो, राम मतलब बीजेपी, श्याम मतलब कांग्रेस, वाम मतलब लेफ्ट।
मैं बोल वही दिया बोल स्वयं रहा हूँ पुरोहित कि ने, आप नाम भी लिया और अधीर ममता रंजन जी- चौधरी। आप ममता जी का कितना माइंड रीड करते हैं मुझे नहीं मालूम है। आप ममता जी से बुलवा दीजिए, फिर उसका मैं जवाब दूंगा। देखिए मुद्दा यहाँ पे क्या है, मैंने अरे आपको ममता कहा जी ने ही अगर कहा भाई राज्य है। स्तरीय issue को- मैं ये कह रहा हूं, मेरी बात को खत्म कर दिया। अगर राज्य स्तरीय इशू को आप कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के बीच में लाते हैं तो ये आपके विवेक के ऊपर है। कांग्रेस पार्टी ये दोनों को मिक्स करना नहीं चाहती है। कांग्रेस का एक काम ये भी है कि अपने अधिकारों के लिए राज्य स्तर पर लड़े, जनता के लिए लड़े, और कांग्रेस का काम ये भी है कि राष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार से एक अहंकार की बीजेपी की कुचलने वाली राजनीति है उसके सामने भी लड़े। जिनको लगता है कि इस मैच्योरिटी से, इस परिपक्वता से साथ में जुड़ना है, वो लोग जुड़ेंगे, और जिनको लगता है कि नहीं हमको राज्य के इशू को बड़ा करना है और उसको इश्यू बना के हमको नहीं जुड़ना है, वो नहीं जुड़ेंगे। वो तो उनकी आपकी बात है। पर इसका मतलब मैं आपको ये चीज बिल्कुल बता दूं दीपक जी कि जिस प्रकार से एक माहौल बन रहा है बीजेपी के खिलाफ का, 24 पार्टियों जो वहां पे हमारे जो दूसरी मीट है वहां पे आ रही है, आज बीजेपी मजबूर हो गई कि जो एनडीओ को उन्होंने नेस्तो नाबूद कर दिया था, जिसको खत्म कर दिया था, बीजेपी का सबसे बड़ा सपोर्टर था 4 इंडिपेंडेंट एमपी, कोई पार्टी नहीं बची। शिंदे जी को भी लेके आए तो 8 एमपी वहां पे आए। तो जो एनडीए को उन्होंने नेस्तो नाबूद कर दिया था, बीजेपी की मजबूरी आ गई है कि उस एनडीए को उनको रिवाइव करना पड़ रहा है, कि उनको लग रहा है कि अगर जिस प्रकार से सारी पार्टियां मिल रही हैं, देश में एक ऑल्टरनेटिव माहौल बन रहा है। और मैं सबसे यही विनती करूंगा जितनी भी पार्टियां है कि लार्जर इश्यूज के लिए स्थानिक इश्यू को साइड में रखें। जब लार्जर इश्यू की कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात है, सबको मैच्योरिटी से आगे बढ़ना पड़ेगा। कांग्रेस के भी इश्यूज है, पर कांग्रेस उस इश्यू को बड़ा करके बड़ा जो हमारा ठीक है। ऑब्जेक्टिव है उसके बीच में लाना नहीं चाह रही है। ठीक है, मैं सीधे अब चलता हूं हमारे भाई आरपी सिंह जी के पास। आरपी भाई बताइए, राम, श्याम और वाम ये पश्चिम बंगाल में चुनाव पर हुई हिंसा के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने बता दिया राम तो मतलब आप, तो राम यानी बीजेपी। वो खुद ही आपको ब्रांड कर रहे हैं भगवान राम के साथ। और आपको पता है राम श्याम नाम क्यों लिया ममता जी ने? क्योंकि वो जोड़ी दिखाना चाहते हैं, कांग्रेस और बीजेपी, एक थैली के दो एक सिक्के के दो पहलू। आप बोलते बोलते रुक गए, बोल देना चाहिए, उसमें क्या है? रोहन जी बुरा नहीं मानेंगे उस बात को। ये राजनीतिक परिपेक्ष में बातचीत हो रही है, किसी पर्सनल परिपेक्ष में नहीं हो रही। परंतु जो सच है वो ये है कि अधीर रंजन साहब ने वहां पर झंडा उठाया हुआ है ममता बनर्जी के विरोध में। अभी हाल में इनके एक विधायक को ममता बनर्जी अपने पार्टी में तोड़ के लगी। वो एक ही विधायक जीता था इनका बाई इलेक्शन में, उससे पहले तो जीता नहीं, परंतु उसको तोड़कर अपनी पार्टी में उसने सम्मिलित कर लिया। तो दिखता है कैसा मामला है। और कांग्रेस ने यह भी कहा कि हम केसीआर और वाईएसआर के साथ समझौता नहीं करेंगे। लगभग मैं हिसाब लगा था 42 सीटें हैं, 25 और 17 मिलाकर 42 सीटें हैं दोनों राज्यों में मिलाकर। तो 42 सीटों में तो कोई समझौता हो नहीं रहा, बीजेडी के साथ समझौता हो नहीं रहा। तो क्या कि ऐसे कई सारे राज्य जहां पर है दिक्कत, जहां पर उनका समझौता ऑलरेडी है वही तो समझौता हो रहा है। झारखंड में, महाराष्ट्र के अंदर अभी वो भी पता नहीं अभी क्या स्थिति रहेगी नहीं रहेगी। फिर उसके बाद बिहार के अंदर, तो यही तो राज्य हैं जहां पर उनके समझौते हैं ऑलरेडी। इसके अलावा कहां समझौते का विस्तार हो रहा है। और आज मैं पढ़ रहा था कहीं पे कि बेंगलोर के अंदर ये एजेंडा तय करेंगे कि हमारा एजेंडा क्या होगा। एजेंडा देश को पता है, एजेंडा एक ही है कि अपने भ्रष्टाचार के जो ट्रैक्स हैं उनको कैसे हम ठीक करें और अपने परिवार को आगे कैसे बढ़ाएं। इसमें ममता बनर्जी परिवारवाद वाली पार्टी है, कांग्रेस परिवारवाद वाली पार्टी है, झारखंड वाली पार्टी जेएमएम उनकी वो परिवार वाली पार्टी है, लालू यादव जी की पार्टी परिवार वाली पार्टी है। ये सबके सब भ्रष्टाचार में लिप्त है, सबके खिलाफ मुकदमे हैं। और कोई जेल से छूटकर आए हैं, किन्हीं के खिलाफ कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं, कोई बेल पर है। ये और कुछ लोगों पर खिलाफ जांच चल रही है। तो ये सबके सब वह लोग जो भ्रष्टाचार को बचाना चाहते हैं, अपने भ्रष्टाचार से बचना चाहते हैं, जो उनके खिलाफ आरोप है, और जो अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये वही सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं। और एजेंडा सिर्फ इतना ही कि किस ढंग से अपनी जान बचाए। ठीक है, मैं सीधा संजीव झा के पास चलता हूं। संजीव झा जी, आप बेंगलुरु बैठक में जा रहे हैं, मैंने सुना आप नहीं जा रहे हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि कांग्रेस पहले अपना रुख साफ करे अध्यादेश पे, जो कांग्रेस अध्यादेश पर अपना रुख साफ करने को राजी नहीं है और ना ही ये एजेंडे पर है बेंगलुरु के। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि हमारा ये स्टैंड जरूर है कि ये जो काला अध्यादेश भारतीय जनता पार्टी ने लाया, उस ऑर्डिनेंस पे क्या स्टैंड है। और मुझे हम लोग उस स्टैंड को जानना चाह रहे हैं, बिकॉज हमने पहले बैठक में भी कहा था कि उस स्टैंड पे, उस हमारा ऑर्डिनेंस पे कांग्रेस का क्या स्टैंड है क्लियर करना चाहिए। आज भी हमारा वही स्टैंड है।
लेकिन देखिए दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं, तो आप बैठक में जाएंगे या नहीं? कि आज तमाम बैठक में जाएंगे या नहीं? नहीं, हाँ हमने या नहीं? कहा कि जब तक कांग्रेस अगर अपना स्टैंड क्लियर नहीं करती है तो हम उस बैठक में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो पूछ लेते हैं ना कांग्रेस आप क्लियर करेंगे रोहन गुप्ता जी? पूछ ही लेते हैं ना, लगे हाथ कंगन को आरसी क्या? बताइए रोहन गुप्ता जी। नहीं, देखिए मैंने आपको पहले कहा, मैंने इसीलिए मेरी भूमिका को बांधा कि मैंने जब मेरी बात की तब मेरी बात सिर्फ टीएमसी के लिए नहीं थी। अगर कोई भी पार्टी अपने राज्य का होम स्टेट के इश्यू को कंडीशन बना के नेशनल लेवल पे विपक्षी एकता की बात करी तो मैं नहीं मानता हूं कि ये परिपक्वता है। किसी भी कंडीशन के तहत ये नहीं हो सकता कि बात कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की नहीं है। वहां पे 24 पार्टियां हैं, वहां 24 पार्टी के कॉमन इश्यूज पे आपको बात करनी है। आज मैंने कहा कि जब आम आदमी पार्टी राहुल जी के खिलाफ अटैक हो रहा था तो हमने आम आदमी पार्टी से एक्सपेक्ट नहीं किया। अभी उन्होंने जब ये 3 काले कानून पास हुए, उन्होंने विधानसभा में 1 काले कानून 2 काले कानून को पास कर दिया, तब तो हमने आम आदमी पार्टी को नहीं कहा कि उसका विरोध करें। ऐसे काफी मुद्दे हैं जहां पे हम आम आदमी पार्टी के साथ नहीं खड़े हैं या हम उनके साथ ताल्लुक नहीं रखते, फिर भी हम उनसे कोई अगेंस्ट में नहीं है। मैं उसी तरह से एक्सपेक्ट करता हूं सारी पार्टियों से कि आपके इंडिविजुअल इश्यू को साफ बात करी जाए ना। अध्यादेश पर आप इनको साफ जवाब नहीं देंगे बेंगलुरु से पहले? बिल्कुल, देखिए मैं ये नहीं कहूंगा कि आप साफ जवाब देंगे, पर इस कंडीशन पे काम नहीं करेंगे। ठीक, इस कंडीशन पे काम नहीं करेंगे। बताइए संजीव झा जी, क्या होगा? आप जाएंगे बेंगलुरु? छोटी सी टिप्पणी देखिए आरपी भाई, मैं इसके तुरंत बाद आपके पास आ रहा हूं। दीपक भाई, एक बात समझिए कि आज सभी विपक्ष को बैठने की जरूरत क्यों पड़ रही है? ये अलग अलग पार्टियां क्यों बनी? इसलिए बनी कि हम वैचारिक रूप से सहमत नहीं थे, सैद्धांतिक विरोध था तो पार्टियां बनी। लेकिन आज उससे बड़ा सवाल देश में खड़ा हो गया है कि सत्ता में जो केंद्र में सरकार बैठी है वो सरकार इस देश की जनतांत्रिक व्यवस्था को, इस देश को, संविधान को खत्म करना चाह रही है। और दिल्ली उसके उदाहरण है कि दिल्ली के चुनी हुई सरकार के संवैधानिक पीठ के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद एक काला अध्यादेश के जरिए पूरा अपना सत्ता अपने हाथ में कर लेती है। एक बात। दूसरी बात, आज ही देखिए जो सुप्रीम कोर्ट को जो फैसला आया, ईडी के डायरेक्टर को एक्सटेंशन को अवैध करार दिया है। आप समझिए, एक अवैध व्यक्ति अगर ईडी का डायरेक्टर था तो कितने इलीगल फैसले लिए होंगे। तो इस तरह से अगर सत्ता में बैठी हुई सरकार अपने तंत्र के जरिए इस देश के जनतांत्रिक व्यवस्था को, संवैधानिक अधिकार को, चुनी हुई सरकार के अधिकार को खत्म करना चाह रही है, तो इस बात पर सभी पक्षों एक होना चाहिए। और यही बात हम कांग्रेस से भी कह रहे हैं कि जब तक अगर आप ये मानते हैं कि इस देश के संवैधानिक व्यवस्था को खत्म करने की साजिश केंद्र सरकार कर रही है तो इस पे स्टैंड क्लियर होना चाहिए। जब तक हम सबकी एक मत स्टैंड को लेकर नहीं होगा, हम कोई कल सत्ता पाने के लिए नहीं आ रहे, इस देश के जनतंत्र को बचाने की लड़ाई है। इसीलिए सब पार्टियां अपने अपने तरह का एक सैक्रिफाइस करके इकट्ठा हो रही है। हो सकता है कि बाकी बातों पे हम बहुत सहमत ना हो, लेकिन इस देश का संविधान बचे, इस देश की जनता, आप मीडिया के लोग भी और सभी पार्टियों की भी जिम्मेदारी है। इस देश की जनतांत्रिक व्यवस्था बचे। आज एक एक करके सरकार को गिराया जा रहा है, डकैती की जा रही है। शरद पवार जी कह रहे थे जिस तरह से कि चुनी हुई सरकार को डरा करके, ईडी को भेज करके पैसे से खरीदने की कोशिश कर रही है। तो अगर विपक्ष नहीं लगा तो फिर तानाशाही आ जाएगी ना। तो इस तानाशाही से इस देश को बचाने की लड़ाई है। तो हमें यह लगता है कि अगर इस पे एक मत होकर नहीं आगे बढ़ेंगे तो ये आधे अधूरे मन से लड़ाई लड़ने की तैयारी है। अभी तो बेंगलुरु से पहले एक मत होने का सवाल नहीं है। उन्होंने साफ कर दिया संजीव भाई, बेंगलुरु से पहले एक मत होने का सवाल नहीं है, वो साफ कर चुके हैं। तो अब मुझे बताइए आप जाएंगे या नहीं? हाँ, तो हम नहीं, हम तो क्या, हम बिल्कुल हमारा स्टैंड, हम नहीं जा रहे हैं। अगर ये लगता है कि दिल्ली में संविधान की हत्या नहीं जा रहे हैं बेंगलुरु, कैसे जाएंगे? क्योंकि अध्यादेश पर स्टैंड साफ नहीं है। आरपी सिंह जी क्या कहेंगे आप? देखिए, एक बात समझिए कि इन सबकी अपनी अपनी मजबूरियां हैं। अभी रोहन भाई ने कहा कि, या कांग्रेस पार्टी ने कहा कि वाईएसआर और बीआरएस पार्टी अगर आएंगे तो हम नहीं आएंगे अगर उन दोनों को बुलाया गया। अब उनसे पूछिए ये कंडीशन क्यों रख रहे हैं, प्री कंडीशन क्यों रख रहे हैं? ये भी तो उनकी प्री कंडीशन है ना, क्योंकि उनको सूट नहीं करता, क्योंकि वहाँ पर उनका सीधा टकराव है। इसी प्रकार आम आदमी पार्टी का पंजाब में और दिल्ली में सीधा टकराव होता है कांग्रेस के साथ और हमारे साथ, इसलिए वह उनके साथ समझौता करेंगे नहीं किसी कीमत पे। यही तो आपस में अंतर्द्वंद है जिसका मैं वर्णन पहले कर रहा था। परंतु उसके बावजूद भी मजबूरी है। मजबूरी क्या है? भ्रष्टाचार है। अभी आम आदमी पार्टी के 2 मंत्री जेल में हैं दिल्ली के अंदर।
कुछ लोग पंजाब के अंदर स्थिति खराब है। अच्छा, यही आम आदमी पार्टी ने अभी हफ्ता भर पहले ओपी सोनी नाम से एक इनके पूर्व मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री को जेल में डाला है। हाँ। अभी डिप्टी सीएम को जेल में डाला है। अब पूछे, सोनी को जेल में डाला इन्होंने, तो क्या वहां पर ईडी सीबीआई की चर्चा हो रही थी? ये ईडी सीबीआई की बात कर रहे हैं क्या? वहां तो इनका जो विजिलेंस कमीशन है वो कर रहा है उस पर जांच, और उन्होंने पाया कि वह भ्रष्टाचारी से जेल में डाला है। तो क्या ये सारा गेम सूटेबिलिटी वाला है? इसलिए ईडी की चर्चा भी करते हैं। और मैं कर दूं, ईडी कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, ईडी एक एजेंसी है। ठीक है रोहन जी, एक मिनट रुक जाइए, मैं अरविंद जी के पास जाऊंगा, उनके साथ हमेशा अन्याय करता हूं। मुझे भी लगता है बुरा कि मैं अरविंद जी के पास जा नहीं पाता हूं। अरविंद जी समझाइए, मुझे लगता है आपको ये बैठे टीएमसी, ये बैठे आप, ये बैठे कांग्रेस, अब एक अच्छे पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर मुझे बताइए, क्या खिचड़ी पक पाएगी? देखिए, जो हालात से लग रहा है वो बड़ा सीधा है कि विपक्षी एकता का प्रयास 1 साल से ये लोग कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में क्या हो रहा है, कांग्रेस वर्सेज हो रहा है। मतलब विद इन दी जो 18-19 पार्टी जो भी है इनकी, जो एक कोशिश कर रही है, कांग्रेस वर्सेज ममता है, फिर कांग्रेस वर्सेज अखिलेश है, फिर कांग्रेस वर्सेज केसीआर है, फिर बीआरएस है, फिर आरएलडी भी हो गई, फिर एनसीपी भी हो गई, शिवसेना भी हो गई, फिर केजरीवाल हो गए। तो पहले ये आपस में तो निपटेंगे, आपस में जब तक नहीं निपटेंगे तब तक ये एका की बात कैसे हो जाएगी? और उसमें सबसे बड़ी क्या रुकावट है दीपक जी, ये आपको सारी चीजें मालूम है। कांग्रेस के गर्व से जो पार्टियां पैदा हुई हैं, फॉर एग्जाम्पल ममता दीदी और अरविंद केजरीवाल खास तौर से, और आंध्रा वाले क्या जो रेड्डी साहब है वो भी इन्हीं के से हैं, केसीआर भी इन्हीं के से हैं। इन लोगों ने, इन पार्टियों ने सारा वोट कांग्रेस का कैप्चर कर लिया है। अब एक्चुअल में कांग्रेस को यह रियलाइज हुआ है कि जब तक स्टेटों में कांग्रेस का ये कैप्चर किया हुआ वोट वापस नहीं आएगा तब तक कांग्रेस कैसे ग्रो करेगी? तो ये लड़ाई आपस की लड़ाई है इनकी, कांग्रेस वर्सेस ऑल, इसीलिए मैं कह रहा हूं। और दूसरी बात ये, कांग्रेस का इतिहास अगर आप देखो तो कांग्रेस अगर खिचड़ी सरकारें बन भी जाती हैं तो वो चलने नहीं देती उनको, क्योंकि कांग्रेस को अपना पावर चाहिए, चाहे वो 10 जनपद से चले, चाहे वो मनमोहन सिंह को बिठा के चले। और अगर उनका प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता है तो 16 महीने, 18 महीने, 20 महीने, तो हम ये कह रहे काहे की एका है, सिर्फ खिचड़ी वाली बात करने की कोशिश जारी है, और उस कोशिश में ये रोड़े लग रहे हैं। अब जैसे अरविंद केजरीवाल है, ये बहानेबाजी है इनकी, लेकिन वोट सेम है। इसलिए पंजाब में अगर ये कांग्रेस से कर लेंगे तो कैसे जीतेंगे, कैसे लड़ेंगे? दिल्ली में अगर ये कांग्रेस से कर ले, इनकी अपनी मजबूरियां हैं। तो जनता के हितों से इनको कोई मतलब नहीं है, जनता से कोई पॉलिसी से कोई मतलब नहीं है। रोहन जी, मैं बिल्कुल आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले स्वयं पुरोहित से मैं पूछूंगा, राम, श्याम और वाम, अरे कोई आप दूसरा कोई दूसरा सांकेतिक विशेषण लेते, राम और श्याम ही क्यों? क्या इसलिए क्योंकि आपको मुसलमानों का वोट चाहिए? इस पर मैं आऊंगा ब्रेक के बाद। तो राम, श्याम और वाम, क्या कहा? राम, श्याम और वाम तीनों ने हिंसा कराई है पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में, ये कहना है ममता बनर्जी का। और ये भी कहना है कि सीपीएम और कांग्रेस के नेता अगर मुझे गालियां देंगे तो मैं उनकी पूजा नहीं करूंगी। बेंगलुरु के पहले स्वयं पुरोहित जी मेरे साथ है टीएमसी की तरफ से, मेरे साथ संजीव झा है स्पोक्स पर्सन आपकी तरफ से, मेरे साथ रोहन गुप्ता है स्पोक्स पर्सन कांग्रेस की तरफ से, मेरे साथ आरपी सिंह है स्पोक्स पर्सन बीजेपी की तरफ से, और मेरे साथ AK वाजपेयी जी है स्पोक्स पर्सन एलजेपी की तरफ से। स्वयं पुरोहित जी जुड़े हैं हमारे साथ जी। स्वयं जी बताइए, राम श्याम, जानबूझ के राम और श्याम का इस्तेमाल क्योंकि आपको मुसलमानों के वोट चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को आपको हाशिए पर खड़ा करना है, क्योंकि 29-30% मुसलमानों के वोट है पश्चिम बंगाल में, और एक मुश्त आपको मिलता है, दूध देने वाली गाय है। दीपक जी, ये आपका नैरेटिव हो सकता है, मगर नहीं, आपका भी नैरेटिव मेरे भाई, नहीं, आप भी जानते हैं बात। तो नहीं, ऐसा नहीं है। आप सुनिए, पश्चिम बंगाल में 2019 का जो चुनाव था, लोकसभा चुनाव, उस चुनाव के अंदर में यहाँ के जो स्थानीय नेता है वामपंथी के और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता, उन्होंने आपस में एक तालमेल बनाया और गांव के अंदर में ये नारा दिया गया, आगे राम पौरे बाम। अब पता करिए अपने लोकल न्यूज चैनल से, आगे राम पौरे बाम, मतलब वामपंथी बाद में देखा जाएगा, अभी हम लोग राम के नाम पर वोट मांगते हैं, बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। इसका मतलब ये बंगाल में राम के नाम पर नारा दिया गया। देखिए, वामपंथी कहां से आते हैं? वामपंथी शहीद भगत सिंह भी वामपंथी थे। उनकी किताब में क्या लिखा है? वो कहते हैं धार्मिक अंधविश्वास और कट्टरपन हमारी प्रगति में बाधक है। ये देश संविधान से चलेगा, किसी भी धर्म जाति से नहीं चलेगा।
ये देश का अपना एक संविधान है। जो भी आज जो प्रधानमंत्री हो, वो संवैधानिक पद पर जो लोग बैठे हैं उनको इस संविधान की रक्षा करनी चाहिए। आज हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने जो आवाज उठाई है वो लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए, संविधान की रक्षा करने की बात कर रही है। उन्होंने ये भी कहा है, और वो पटना भी गई है और बेंगलोर में भी जाएगी, और वो सिर्फ इनका एक ही उद्देश्य है कि लोकतंत्र को बचाना है, मुख्य उद्देश्य। लेकिन ये लड़ाई है, इसके अंदर में तो जनता ने सबक दे दिया, जनता ने इनको सिखा दिया है कि आप लोग जिस तरह से ममता बनर्जी की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। 2021 का विधानसभा चुनाव हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी, देखिए सीपीएम 0 है, 20 के 20 जिला परिषद टीएमसी ने जीते हैं, 20 के 20 जिला परिषद। इन्होंने केंद्रीय वाहिनी की मांग की, केंद्रीय वाहिनी आई, चुनाव हुआ, 5 करोड़ 67 लाख जनता ने वोट दिया, ममता बनर्जी के नाम पर, ममता बनर्जी के काम पर वोट दिया। यहाँ की जनता, यहाँ के तृणमूल कांग्रेस का एक कर्मी रात को 2 बजे भी स्वास्थ्य, आज ही मैं एक प्रोग्राम में आया हूं, आपको बता देता हूं, एक बच्चा 9 साल का बच्चा पेड़ में ऊपर में गांव में गिर गया था, उसका ऑपरेशन हुआ स्वास्थ्य साथी कार्ड से, उसको व्हील चेयर वगैरह सारी व्यवस्था। तो ये एक ताकत दी है, गरीबों को ताकत दी है, लड़ने की ताकत दी है ममता बनर्जी ने। जो गरीब महिलाएं हैं उनको आज बीजेपी उस समय बोलती थी कि ममता बनर्जी, या दूसरी पार्टियां भी बोलती थी कि ममता बनर्जी पैसे दे रही है, लक्ष्मी भंडार प्रकल्प जो चालू किया, आज कांग्रेस भी अपने राज्यों में कर रही है। और शुभेंदु अधिकारी ने अभी पंचायत चुनाव में बोला हम लोग की सरकार आएगी तो हम लोग 2000 रुपया देंगे, ये भाषण में दिया, कहा। तो हमारे प्रकल्प है ना, अच्छे प्रकल्प है, केंद्र सरकार क्यों नहीं कराती है? भारतीय जनता पार्टी की जितने राज्यों में सरकार है, क्या महिलाओं के अकाउंट में पैसे दे रही है? कोई बात, आपको कांग्रेस और वाम आपको बंगाल में गाली दे, कोई दिक्कत नहीं है। आप बेंगलुरु जाएंगे, विपक्षी एकता की कसम खाएंगे, बीजेपी को हराएंगे। देखिए, वामपंथियों के बारे में एक बात बोलता हूँ ना, मैं तो कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, वामपंथी है नहीं सर, न 3 में न 13 में। साथ गठबंधन है, कांग्रेस के साथ वामपंथियों का गठबंधन है, मुझे पता है। कांग्रेस, वामपंथी और आईएसएफ, ये तीनों पार्टियां मिलकर के चुनाव लड़ रही है। और साइलेंट वे में बीजेपी से भी इनकी एक साठगांठ चलती है कि भाई यहाँ पे तुम भारी हो हम सपोर्ट कर देंगे, या हम भारी है तुम कर देंगे। ये कांग्रेस और वामपंथी गठबंधन की बीजेपी से साठगांठ। रोहन गुप्ता जी, एक और आरोप लगा दिया स्वयं पुरोहित जी ने, बताइए इस पर क्या कहेंगे? राम, श्याम और वाम, इसका मतलब ही यही है। राम, श्याम और वाम का मतलब समझा दिया उन्होंने। देखिए आप श्याम है, आप समझ आइए। अधीर रंजन चौधरी जो कर रहे हैं कि सुबह उठते हैं नींद में, देखिए एक तो बम कहीं गिरा, देखिए क्या आप ये मांग रखेंगे कि अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा के नेता से हटाया जाए, तभी हम अलायंस करेंगे? नहीं, ये कांग्रेस का व्यक्तिगत मामला है। देखिए 2024 में जब हम सरकार में रहेंगे तो इनकी भाषा हो सकती है चेंज हो जाए। वो जय ममता बनर्जी बोलना चालू कर, रात भी भाई क्या रोहन गुप्ता और स्वयं पुरोहित का झगड़ा नहीं करवाऊं मैं? चौधरी ममता बनर्जी की तारीफ करना चालू कर सकते हैं ना, उनके काम में उनकी मजबूरी होती है। आप ऐसे ही दीपक भाई डिबेट करवाते रहेंगे, 2-4 पार्टी तो आप ही कम करवा देंगे विपक्षी। अरे नहीं रोहन भाई, देखिए हमारा क्या है, हम पत्रकार हैं, हमको इसमें मजा आता है कि हम क्या करें और क्या नहीं करें। देखिए मैं आपको ये कह रहा हूँ दीपक भाई, जब तो देखिए राम, श्याम और वाम, पहले राम बाद में वाम, उन्होंने दे दिया कि आपकी अंडरस्टैंडिंग है बीजेपी के साथ। दीदी से पूछेंगे कि श्याम कौन है, फिर जवाब देंगे। मुद्दा यहाँ पे क्या है? अभी भाजपा प्रवक्ता आरपी सिंह जी ने एक चीज कही, उन्होंने कहा कि परिवारवाद और हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ बात कर रहे हैं। आज देश को उन्होंने नैरेटिव तो दिखा दिया। अजीत पवार जो परिवारवाद और भ्रष्टाचार दोनों मुद्दे पे भाजपा आज तक अटैक करने आई, आप बोल रहे हैं कि नहीं भाजपा तो किसी की जरूरत नहीं है, तो आपको क्या जरूरत थी वहां पे किसी ऐसे नेता को जिसको आप खुद ही भ्रष्टाचारी कहते थे? 4 दिन पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार है, वो आपके वॉशिंग मशीन में धुल गए। ये आपकी मजबूरी है, क्योंकि दीपक जी नैरेटिव बदल रहा है, नेशनल लेवल पे चेंज होता जा रहा है, जनता समझ रही है। और विपक्षी एकता का मुद्दा ये है कि सामने एक ऐसा ऑल्टरनेटिव जनता को देना है कि हाँ ये ऑल्टरनेटिव जनता के साथ खड़ा है। आज जिस प्रकार से भाजपा ने जनता की आवाज कुचलने का काम किया है, आज किसानों की हम बात करें, किसानों की दुगना करने की बात थी। आज भी जो किसान आंदोलन रोकने के समय पे उन्होंने एमएसपी पे वादा किया था कि हम लोग कानून लाएंगे, आज तक नहीं लाए। तो हर मुद्दे पे उन्होंने जनता को कुचलने का काम किया है। तो विपक्षी पार्टियों को समझना है कि हमारे राजकीय जो हमारे इश्यूज हैं, जो लोकल स्तर के इश्यूज हैं, उसको हमको बड़ा समझना है, या भाजपा जिस प्रकार से लोकतंत्र को कुचल रही है उसके सामने लड़ने को हमको हमारा बड़ा मोटिव करना है। मैं इसलिए किसी के बारे में नेगेटिव कमेंट नहीं करूंगा, ना मैं टीएमसी के खिलाफ बोलूंगा, ना मैं आम आदमी की पार्टी के खिलाफ बोलूंगा, क्योंकि मेरा जो एक नैरेटिव बहुत क्लियर है राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते कि क्या हमें वो मैच्योरिटी है कि हम लार्जर इंटरेस्ट में हमारे छोटे इश्यूज को साइड में रख के हम आगे बढ़े। सारी चीजें होंगी, पहले कॉन्फिडेंस तो बढ़ाएं।
अगर हम लोग हमारे लोकल इश्यूज पे आगे करके करेंगे तो मतलब नहीं है। भाजपा का देखिए, आपकी छटपटाहट देखिए, आज एनडीए को रिवाइव करने में भाजपा लग चुकी है, पार्टियां ढूंढ रही है, पर भाजपा तो भस्मासुर है। दीपक जी, जो भी पार्टी ने भाजपा से हाथ मिलाया है वो पूरी की पार्टी भाजपा निकल गई है। ठीक है रोहन भाई, आपने बोला ना 2-4 पार्टी आप कम करा देंगे। देखिए मैं इतना बताऊं, आप सोशल मीडिया कांग्रेस का सालों आपने चलाया और बड़े अच्छे चलाया। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि आदमी, कुत्ता आदमी को काट ले तो खबर नहीं होती है, कुत्ते को आदमी काट ले खबर होती है। तो मैं वैसी खबरें ढूंढता हूं, वो भैया इसी से रोजी रोटी चलती है। आरपी सिंह जी, आपका जवाब, आप पर आरोप है सीधे। देखिए रोहन भाई आपके नीतीश बाबू ने तो और अजीत पवार जी को कौन से वॉशिंग मशीन में डाला आपने, वो तो बताइए आरपी जी। सर कौन सा जवाब मैं रोका नहीं रोहन भाई, अच्छी बात नहीं। अजीत पवार का जवाब भी दे दूंगा, अभी रुक जाओ रोहन भाई। आपकी यूपीए तो उन्होंने ऑलरेडी खत्म कर दी है, यूपीए को तो उन्होंने दाह संस्कार कर दिया। अब तो कोई उन्होंने पीडीए बना दिए, अब पता नहीं उसका क्या पूरा मतलब, प्रोग्रेसिव अलायंस है या कुछ और अलायंस नाम कुछ कर दिया है, डेमोक्रेटिक अलायंस कर दिया है। पर ये तो था कि यूपीए नहीं है। अब वो जो बेंगलुरु की मीटिंग है वो पीडीए की मीटिंग है, पहली बात। और दूसरी बात, आप हमारी चिंता मत करिए, हमारे साथ हमारे अलायंस पार्टनर पहले भी थे और आज भी हैं। और एनडीए आज से नहीं है, एनडीए दीनदयाल उपाध्याय जी के समय से है, उस समय से हमारे अलायंस से चलने हैं। आपकी तरह हम कभी अलायंस को साथ देकर चंद्रशेखर जी को आगे बढ़ाकर फिर वापस कुर्सी खींच लेंगे, या देवीलाल जी को आगे बढ़ाकर कुर्सी खींच लेंगे, या चरण सिंह जी को आगे बढ़ाकर कुर्सी खींच लेंगे, या आईके गुजराल जी को, देवेगौड़ा जी को आगे बढ़ाकर कुर्सी, ऐसा काम हम लोग नहीं करते। हमारे अलायंस से जहाँ पर, और हमने कभी कोई अलायंस छोड़ा नहीं, बाकी लोग अलायंस छोड़कर गए हो। परंतु जो मूल बात है वापस दीपक भाई, ये सबके सब इकट्ठे क्यों हो रहे हैं? एक ही बात है कि किस प्रकार से हमारे गले पे जो भ्रष्टाचार का फंदा लगा है उसको हमने कैसे निकालना है। ये जो भ्रष्टाचार वाला फंदा आस्ता आस्ता टाइट हो रहा है, इनको भी पता है कि अगर ये सत्ता में नहीं आए तो सबके सब जेल में होंगे, कोई एक बचने वाला नहीं। क्योंकि हमारे यहाँ लीगल प्रोसेस एक लंबा प्रोसेस है, उसमें समय लग रहा है। परंतु ये तय है कि सबके सब, वो लालू यादव जी गए थे, वापस बाहर आए हैं, अब तेजस्वी यादव की बारी है, अरविंद केजरीवाल जी लाइन पे लगे हुए हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी बेल पर हैं। तो सबकी जानकारी है कौन ऐसा है जो सिस्टम, जो भ्रष्टाचार के सिस्टम से बाहर है। तो मूल बात यह है, और उसी के चलते हुए अपने आप को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, अपनी पारिवारिक पार्टियों को बचाना है। मूल बात यही है। बाकी ये जितना मर्जी हल्ला करते करें, लोग सब समझते हैं, लोग सब जानते हैं कि किस प्रकार से पिछले 9 साल में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस प्रकार से लोगों की चिंता की, किस प्रकार से सिर पे छत दी, घर पे नलका दिया, घर पे बिजली दी, गैस का चूल्हा दिया, और लोगों को आयुष्मान भारत का कार्ड दिया, किस प्रकार किसानों की चिंता हुई, किस प्रकार 1.5 करोड़ लगभग युवकों को रोजगार हर साल मिल रहा है। तो ये सब समझते हैं लोग। परंतु ठीक है, अब वो जब समय आएगा तो उसकी बात हो जाएगी, एजेंडा तैयार हो जाएगा। हमने अपना एजेंडा, हमारा एजेंडा तैयार है कि जन कल्याण के माध्यम से हम लोगों तक जाएंगे, ये भ्रष्टाचार को आगे रखकर लोगों तक जाएंगे। ठीक है, मैं सीधे यहां से चलता हूं संजीव झा जी के पास। संजीव झा, सीधा सवाल, ये कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल भी लाइन में लगे हुए हैं। ये मैंने नहीं कहा, ये आरपी सिंह साहब ने कहा। अब ये एक तरह से संकेत दे रहे हैं आपको आगे क्या होने वाला है। क्या आम आदमी पार्टी इसके लिए तैयार है, और क्या ये चेतावनी अपने आप बाकी सहयोगी दलों को देंगे कि भाई आप सब लोग मिल रहे हो, देखिए आपका भी नंबर लग सकता है। बिहार में तो कह रहे हैं कि एक का नंबर लगने वाला है कि 5 साल से, हाँ 5 साल से तो धमकी दे रहे हैं। तभी तो मैं कह रहा था ना कि जनतंत्र खतरे में क्यों कह रहा था। ये धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, डराने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात बताइए कि अजीत पवार जी जब तक एनसीपी में थे बहुत बड़े बेईमान थे, जो ही इनके पार्टी में आ गए बहुत बड़े ईमानदार हो गए। वही देवेंद्र फडणवीस जो कहते थे कि हम जेल में भेजेंगे, चक्की पीसेंगे, क्या क्या बोल रहे थे, उनके साथ डिप्टी सीएम हो गए वो। याद कीजिए शुभेंदु अधिकारी जब तक टीएमसी में थे बहुत बड़े बेईमान थे, इनमें आ गए ईमानदार हो गए। कर्नाटका में अभी इनकी पार्टी हारी है, 40% कमीशन की सरकार वहां की जनता कह रही थी, व्यापारी कह रहा था, कितने लोग जेल में गए। तो भारतीय जनता पार्टी में सारे ईमानदार हैं, बाकी सब जगह बेईमान है। उल्टा है, आज हालात ये है कि जितने बेईमान हैं सबके कनपट्टी बंदूक रखते हैं, वो डर के इनकी पार्टी में शामिल हो रहा है। तो मैं तो पलट के कहता हूं कि सबसे बड़ा बेईमानी का अड्डा, बेईमानों का अड्डा कहीं है वो तो भारतीय जनता पार्टी में है। बाकी जो लोग हैं वो ईमानदारी से लड़ रहे हैं। आप चिंता ना कीजिए, अरविंद केजरीवाल को जेल जाने से डर नहीं लगता। हमारे बिल्कुल ठीक कहा कि 2 नेता जेल में हैं और 1 साल से है। आपने एक अठन्नी का करप्शन साबित नहीं कर पाए हैं, एक अठन्नी का आपने कहीं दिखाया नहीं कि क्या उन्होंने हासिल कर लिया, पर जेल में
चूंकि आपसे लड़ रहे हैं, मैं कोर्ट दावे ने से कह कहता दिया हूं था कि वही मनीष कोर्ट के- सिसोदिया जी, कोर्ट के एक मिनट, observation एक याद मिनट करना बोला चाहिए बाबू। मैंने आरपी सिंह जी बीच में नहीं बोला, मैंने आप बीच में नहीं बोला। वही मनीष सिसोदिया जी, इन्होंने सिसोदिया को लेकर वही मनीष सिसोदिया जी पे जैन को लेकर कोर्ट ने कहा था जानकारी रखना कि अगर कोई डंपिंग है, कोई आर्किटेक्ट है दारू के भ्रष्टाचार का दिल्ली के अंदर, तो वो सिसोदिया है। ये मेरा बयान नहीं है, ये कोर्ट का बयान है। मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। अगर हिम्मत नहीं है सुनने की, तो चुप रहिए। कंक्लूड कर लेने दीजिए। अगर वही मनीष सिसोदिया जी ये कह देते, डोरे डालने की कोशिश उन्होंने किया था कि हाँ मैं बीजेपी में शामिल हो जाऊंगा, यही आरपी सिंह जी कहते कि मनीष सिसोदिया जी दिल्ली तो छोड़ दीजिए, मेरा चैलेंज स्वीकार करें संजीव जी, अपना आरोप अगर आप साबित करते हैं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। पूरी मोडिस ऑपरेंडी संजीव क्या आप देखिए, जितनी तुम्हारी उम्र है उससे ज्यादा मेरा पॉलिटिकल करियर है। अगर ये बात आप साबित कर दो कि सिसोदिया को किसी प्रकार के डोरे डाले तो मैं राजनीति से त्याग दे दूंगा। औकात बताई है तुम्हारी, जनता ने तुमको औकात बता दी, जमानत जब्त हो गया, चुप रहो तुम। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि इनकी मोडस ऑपरेंडी क्या है, देखिए पूरे हर एक संजीव बाबू तुम्हारा भाई सरकारी नौकरी में है, अगर टूट गया तो ठीक है, नहीं टूट गया तो जेल भेज दो, लड़ते रहेंगे। तभी तो मैं कहा कि अब ये लड़ाई बहुत बड़ी है, अब ये लड़ाई। ठीक है आरपी सिंह जी आपका जवाब, फिर मैं कंक्लूडिंग कमेंट के लिए वाजपेयी जी के पास जाऊंगा। आरपी सिंह साहब उसके खिलाफ है। देखिए संजीव बाबू, मैं फिर वापस से चैलेंज रहा हूं, और ये आप पर्सनल लेंगे तो मैं बहुत कुछ पर्सनल बोलूंगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको और पूरी पार्टी को भी बहुत दिक्कत होगी। मैं पर्सनल बोलूंगा दिक्कत तो साहब आपको भी हो जाएगी। मूल बात समझिए, आप ये जो बार बार अनुभव है तो अनुभव पर जवाब दिया मैंने आपको। बिल्कुल, मैं तो अभी कह रहा हूं कि अनुभव नहीं, आपसे ज्यादा करियर है मेरा, सोच पब्लिक करियर मेरा 44 साल का पब्लिक करियर है। अगर एक बार आप साबित कर दो कि मनीष सिसोदिया को किसी एक व्यक्ति ने अप्रोच किया, बात की और डोरे डाले हो, तो मैं राजनीतिक जीवन से इस्तीफा दे दूंगा। मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको, परंतु आपके पास है नहीं, क्योंकि आप झूठ फैलाते हैं, आप हमेशा झूठ की बात करते हैं। दीपक जी जवाब आप हमेशा झूठ की बात करते हैं। एक मिनट की मैंने टोका दिया आपको, आप हमेशा झूठ मेरा वक्त फैलाते हैं, खत्म हो रहा है, कंक्लूड करिए और झूठ के बेस पे राजनीति करते हैं और भ्रष्टाचार के बेस पे राजनीति करते हैं। और सुनिए एक मिनट सुनिए, हाई कोर्ट ने क्या कहा, हाई कोर्ट ने क्या कहा आपको, कहा कि अगर कोई आर्किटेक्ट है, अगर भ्रष्टाचार का कोई आर्किटेक्ट है तो वो आर्किटेक्ट है मनीष सिसोदिया। वो अगर कोई दारू में जो भ्रष्टाचार हुआ, शराब में जो घोटाला हुआ, उसका कोई अगर कोई आर्किटेक्ट है तो वो मनीष सिसोदिया है। और किसी ने यहाँ से पैसों का घोटाला किया, वहां से पैसा लूट किया। अफसोस वाजपेयी जी, एक फाइनल रिमार्क आपका क्या होगा 18 तारीख को बेंगलुरु में? लोगों से जेल में कराते थे और चिराग पासवान के मंत्री बन रहे, ये भी बताइए। मैं बताता हूँ, बेंगलुरु में कुछ होना वाला नहीं है। देखिए वो मैंने अभी पीछे एक्सप्लेन किया, आपस का बहुत बड़ा झगड़ा है और हम इससे आगे जा रहे हैं कि अगर मान लो एका हो भी जाए थोड़ी देर को, तो उसके बाद इनके कामों का क्या जवाब है इनके पास जो 9 साल में काम हुए। महंगाई कितनी है, महंगाई 4.5% पे आ गई और भी कम हो गई है। नहीं जवाब है इनके पास, ये कहते हैं टमाटर बढ़ गया, टमाटर बढ़ गया। टमाटर तो 15-20 दिन का है, टमाटर था बरसात, हर बरसात। एक सेकेंड अभी तो दिक्कत हो रही थी आपको। अच्छा फिर एक बात बताइए, भारत में 150 रुपया है। 71 वंदे भारत ट्रेन चला दी, क्या जीडीपी गैस 160 कंट्रियों को, अरे कब तक लूटेंगे? जीडीपी भी 7 पे है हमारी, जीडीपी 7% पे। ये चलता ही रहेगा, लंबा चलेगा। 2024 का मामला है, हमारी भी नजर है, आपकी भी नजर है।